और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी के पीछे जो मूल कारण है, वो आम लोगों के अंदर जो दरिद्रता और अशिक्षा, ये दोनों मतलब मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर ये दोनों में डेवलपमेंट किया जाए, लोगों के अंदर से दरिद्रता और जो शिक्षा की कमी है, जो लोग अशिक्षित है, अगर इसमें डेवलपमेंट किया जाए, तो कहीं न कहीं जो करप्शन और ये बाकी की सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार, उसमें कहीं न कहीं बदलाव देखा जा सकता है। नहीं है। उन पे उनको उनके पास डिग्रियों की कोई चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर बहुत आपको मिल जाएगी। तो हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं उससे ज़्यादा शिक्षित या फिर उससे ज़्यादा फेमस लोग कहीं उसके मतलब विपक्ष में ना खड़ा हो जाए। हमेशा इस बात का उसको डर सताया रहता है। बहुत नहीं, सारे नहीं, बिल्कुल। जो लोग उठे हैं उनको दबाया भी गया है, जान से भी मारा गया। ऐसी बात ही नहीं है कि ऐसे ऐसे काम नहीं हुए, हमारे देश में हुआ। लेकिन अगर हम इन सब चीजों से डर जाए और उनके मनोपोली को हम बढ़ावा देते रह जाए, चुप ही रह जाए, तो कैसे होगा? मतलब मेरा शिक्षित होने का मेरा मतलब मूल उद्देश्य ये है कि शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हम रट्टा मार वाला पढ़े जा रहे हैं, बस कॉपी किताब वाला ज्ञान होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो लोग शिक्षित है, लेकिन उनके अंदर भी दरिद्रता का भावना है, और वो भी अशिक्षित लोगों की तरह ही सब कुछ पेश आते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, वो बदलाव के लिए नहीं बात। लेकिन जो बात मैंने कही कि स्कूल तो बनाया गया लेकिन टीचर नहीं दिया गया, ये सब चीजें कब रुकेंगी? जब जानते हैं मैं, क्योंकि नेताओं ऐसे मानसिकता के हैं हमारे पास कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरा बगल वाला ना बढ़े। तो जब तक ये सोच रहेगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि प्रधान मंच लेकर आया है आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है प्रधान संवाद। एक ऐसा शो जहां पर हम उन मुद्दों की बात करेंगे जिससे आम लोगों को सीधे सीधे फर्क पड़ता है, जैसे कि आप और हम जैसे लोग उससे रोजाना प्रभावित होते हैं। आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जो आपको हर गली मोहल्ले, सरकारी दफ्तर में महसूस किया होगा। जी हां, आपने सही अनुमान लगाया, भ्रष्टाचार। सोचिए, जब किसी छोटे से सरकारी काम के लिए आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं या वो काम बिना कुछ किए होता ही नहीं है, तो इसका असर सिर्फ आपकी जेब पर ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास और सरकार और समाज के भरोसे पर भी पड़ता है। इसलिए इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतियोगी, राहुल और समित। वेलकम राहुल एंड समित। तो आज का जो हमारा सवाल है भ्रष्टाचार को लेके वो ये है कि भ्रष्टाचार के लिए क्या सिर्फ नेता, अफसर या ताकतवर लोग ही जिम्मेदार हैं या आम लोग जैसे कि आप और हम भी इसकी जड़ में शामिल हैं? तो मंच आपके हवाले। शुरुआत करते हैं सबसे पहले समित से। नमस्ते मैम। राहुल जी नमस्ते। मैं सुमित कुमार झारखंड से, गिरिडीह से। जी जी जी, तो आज जो हमारा मुद्दा रहा है जिस पे हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर। तो जिस प्रकार से अभी मैम बताई कि आम लोगों के कारण भ्रष्टाचार हो पा रहा है या फिर बड़े-बड़े ताकतवर लोगों के द्वारा या नेताओं के द्वारा हो पा रहा है। तो आज जिस प्रकार से हम अपने आस-पास में देखते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ हो, चाहे वो राशन कार्ड का कोई काम करवाना हो या फिर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में को आगे लाना हो या फिर किसी भी छोटी-मोटी काम से लेकर बहुत बड़े-बड़े काम तक हमें भ्रष्टाचार को देखने को मिलता है। और आए दिन लगातार हम एक ही चीज़ देखते रहते हैं कि बड़े-बड़े ऑफिसर हैं, अगर कोई काम कराने गए तो वहाँ पे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाखों रुपए तक की घूस की माँग की जाती है। जिससे कि क्या होता है कि हमारा राष्ट्र कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। लोग इस चीज़ से अपने काम को नहीं करवा पाते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों के कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो कि बहुत गलत होगा। ठीक है सुमित, आपने सही बात कही। राहुल, आपका क्या कहना है इस विषय में? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम राहुल जैस है और मैं मिथिला का प्रवेश द्वार समस्तीपुर बिहार से हूँ। आज जो हमारा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार के ऊपर हम डिबेट करेंगे। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिससे अभी करंट में और पास्ट में भी, और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह से चलता रहा
तो इन फ्यूचर आगे चल के भी हमारा देश इसे गूंजता रहेगा। जैसे निरंतर सब कुछ चल रहा है वैसे चलता रहेगा। आज के समय में अगर हम किसी से भी पूछे तो वो कहेगा कि भारत में भ्रष्टाचार है। चाहे हम किसी से भी पूछे, चाहे वो राजनेता हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर पुलिस हो, या फिर मीडिया हो, हम किसी से भी अगर हम पूछे और उसे अगर हम ये सवाल करते हैं कि क्या भारत में भ्रष्टाचार है, तो वो बिल्कुल हाँ में जवाब देगा। वो कहेगा कि भारत में भ्रष्टाचार है। अब सवाल ये आता है कि जब सबको पता है कि भारत में भ्रष्टाचार है, तो फिर लोग इसे सह क्यों रहे हैं, इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? तो इसके पीछे का सबसे मूल कारण मेरा मानना यह है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। लोग और पब्लिक अवेयर नहीं है। आज से जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उससे पहले यानी 1947 से पहले हमारा देश भारत गुलाम था ब्रिटिश का। ब्रिटिश जब भारत में आया था, जब ब्रिटिश भारत में आया था लगभग 1601 या 2 ईस्वी के आसपास आया था हमारे भारत में। तब वो काफ़ी कम संख्या में हमारे देश में आया था। उसने वहाँ पे देखा और कुछ ही लोग थे, और उन्होंने यहाँ का माहौल देखा कि हमारे भारत के लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनका रहन सहन, बोल भाषा आदि को समझा। फिर उन्हें लगा, उनके माइंड में ऐसा आइडिया आया कि भारत के लोग जागरूक नहीं हैं। अगर उन्होंने उनका मानसिक स्थिति को अच्छे से पहचाना, उसके बाद धीरे 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 उनके मानसिक स्थिति के साथ खेलते 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 और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, धीरे धीरे इसके साथ साथ धीरे धीरे पूरा देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि हमारा देश भ्रष्ट आज से नहीं था, भ्रष्ट बहुत पहले से था। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक इस चीजों को समझेंगे नहीं ढंग से, बारीकी से, जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक भ्रष्ट तो खत्म होने वाला है नहीं। सुमित, जैसे कि राहुल ने बताया, ब्रिटिश का भी हमें उदाहरण दिया कि ब्रिटिश ने कैसे किया हमारे साथ, तो क्या आपको लगता है कि जो हम भारतीय लोग एकदम दिल के सच्चे होते हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं, भोले होते हैं, कहीं ना कहीं इसका असर हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला है कि बाकी देशों ने, या जो बड़े ताकतवर देश हैं जिनको हम डेवलप्ड सिटी कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, इन लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाया है, भारत के साथ भ्रष्टाचार किया है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी? इस प्रकार से राहुल जी ने बातें रखी कि आज जो ब्रिटिश काल से लेकर के आज तक हमारा देश भ्रष्टाचार को जूझ रहा है। लोग, छोटे छोटे लोग हैं चाहे फिर बड़े लोग हों, बड़े स्तर से या छोटे स्तर पे हर जगह पे भ्रष्टाचार भरा पड़ा। इस चीज को कोई नकार नहीं सकता। मैं भी इन चीजों को कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात जिस प्रकार से राहुल जी ने रखा कि जैसे दूसरे कंट्रीज भी हम हमारे ऊपर राज किए, इसमें कोई बात नहीं है कि ये नहीं किया है। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भी आज हम अगर 75-76वां अगर स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे देश में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार इस तरीके से घटने के बजाय और बढ़ता जा रहा है, जिस पर किसी प्रकार कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी विफलता है सरकार के लिए। इसमें कोई मतलब की बात गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ हम अगर ये बातें सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ दें कि सरकार ही सिर्फ गलत है, या फिर कोई पदाधिकारी है वही सिर्फ गलत है, या कोई नेता गलत है, या प्रशासन हमारे साथ गलत कर रही है, लेकिन हमारे लिए इन सब चीजों के लिए सही कानून का व्यवस्था किया गया है, जिससे भी इन सब चीजों के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं और आम जनता भी आगे आकर के इन सब चीजों पे बातें कर सकती है। और जिनके साथ ये गलत हो रहा है या जो इसके शिकार हो रहे हैं, वो इनका सही तरीके से लोग अगर इसका मतलब आगे जा करके लोगों को अगर इसका शिकायत दर्ज करवाएं या इसके खिलाफ अगर कदम उठाएं, एकजुटता लाएं और भी चीजें करें, तो ये सब चीजें रुक सकती हैं और ये बहुत हद तक हो पा रही हैं। पूर्णतः रूप से ये कहना भी गलत है कि हमारे देश में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रही है या फिर हम अब अवेयर नहीं हुए हैं। इस वक्त की बातों से आज भी अगर हम अपने देश को लें तो ये गलत कहना होगा, क्योंकि आए दिन हमारे देश में बहुत सारे नेता पदाधिकारी आज पकड़े जाते हैं। अभी मैं कल का ही बात करूं तो हमारे ही राज्य में गुमला है, गुमला एक मतलब की डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो वहां पे एक सीईओ थे, तो वो कुछ काम कर रहे थे और उन्होंने कल एक नॉर्मल किसी पर्सन से कोई काम के बदले 30,000 रुपए का घूस लिया, जिससे वो पकड़ा भी गया, शिकायत अगर दर्ज हुई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई, उसे सस्पेंड भी किया गया। तो ऐसी आए दिन खबरें हमें मिलती रहती है। ये सब हुई रोजमर्रा की बातें जो कि हमें पेपर में, अखबारों में और न्यूज चैनल के द्वारा या और भी चीजों से हमें पता चलती रहती है और अपने अगल बगल देखते आते हैं।
लेकिन हम जब एक चीज ये कॉमन देखते हैं कि अगर कोई आदमी पकड़ा गया तो ये तभी हो पाता है जब कोई आम आदमी उस चीज को समझ करके, शिकायत दर्ज करवा करके और सही से कदम और एकजुटता मिला करके उसके खिलाफ कोई मतलब कि बना पाता है नियम, तभी हो पाता है। अगर वो चीजें नहीं हो पाती हैं तो दिक्कत होती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे आज के समाज में कि ये समाज कहीं ना कहीं, मैं समाज को दोषी पूर्णतः रूप से कहूंगा कि अगर प्रशासन, कोई भी अगर पदाधिकारी अगर किसी पद पे जाता है तो पहले वो शपथ ग्रहण करता है कि मैं आऊंगा, ये सब करूंगा। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं है कि वो नासमझ होता है। वो बहुत ही समझदारी से और बहुत ही सचेत होकर के इन सब कामों को करता है। लेकिन पैसों की लालच या किसी भी तरीके की बातें हैं जो कि उन्हें लगता है कि नहीं, जो सैलरी हमें उठ रही है उससे 10 गुना तो हम यूं ही कमा लें, ये जो थोड़ी सी चीजें होती हैं आए दिन हमें हर चीज, बड़े बड़े संस्थानों के साथ भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो जो आम जनता है जब तक ये चीजें ना समझ करके ना कराए तब तक कोई बात नहीं होती। और उनका जो मतलब कि जो मन होता है वो बढ़ता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता क्या है कि अगर एक नॉर्मल सा पर्सन वो राशन दे रहा है, बांट रहा है, जो राशन मतलब कि कार्डधारियों को देता है। अब मैं हूं, मेरे पास भी राशन कार्ड है, मैं गया और मैंने उसको बोला कि मेरे भाई तू एक काम कर, 1-2 किलो चावल मेरा तू रख ले और मुझे एक काम कर कि ये जो लाइन लंबी लगी हुई है मुझे इससे हटा, पहले मुझे दे दे, मैं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये सब चीजें लालच होती है 50-100 रुपए के बाद के लिए। तो ये बड़ी स्तर पे यही सब चीजें काम करने लगती है जिससे काफी दिक्कत होती है। और यही मन बढ़ जाने के कारण वो लोग 100-200 से 50,000, 1 लाख, 10 लाख तक की मांगे करने लगते हैं। बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में भी हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही है। आज दवाई की क्षेत्र में भी अगर हम जाएं तो जिस तरीके से मार्केट है तो वो अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब सारी की सारी भ्रष्टाचार है। आज जो शिक्षा का मंदिर कहलाता है स्कूल, हम स्कूल कहते हैं, वहां पे भी अगर हम जाए तो खुलेआम भले ना कह सके, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पे किताबों का मूल्य, ड्रेसों का मूल्य, बच्चों को पढ़ाने का और स्कूल में ही बच्चों को ट्यूशन देने का, ये सब सारी चीजें भ्रष्टाचार के अंदर आती है। और जिस चीज को हम बहुत ही खुशी से स्वीकार रहे हैं, ये आम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जो कि दिक्कत है। और बाद में फिर लोग आकर के फिर सरकार और प्रशासन को हम लोग दिक्कत देते हैं, मतलब कि उन्हें जिम्मेवार ठहरा देते हैं। आज जो इस प्रकार से आप बोले मैम कि बड़े बड़े देश हैं जो कि विकसित देश हैं, वो इन सब चीजों को होने नहीं देते हैं। वहां की जनता कहीं ना कहीं खुद में मतलब जागरूक है, इन सब चीजों को समझ पा रही है। इस कारण से यहाँ पे हम लोग उसका हाथ में हाथ दे करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई तू कर। इस प्रकार से ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है। आम लोग इसमें बहुत सारे मिले हुए रहते हैं, जिस कारण से उनका दम बनता है। और जिस प्रकार से नेता लोग इन सब चीजों को काम को कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साहस के बदौलत वो कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन्हीं के बीच में कुछ लोग हैं जो इन्हें दबाएंगे और इन्हीं को मिला करके चलेंगे। जिस तरीके से कि भ्रष्टाचार और बढ़ता जाता है, और रुकने का नाम तो छोड़िए, ये एक स्तर से इस कदर बढ़ गया है कि आप बड़े से बड़े संस्थान से लेकर छोटे से छोटे जगह पे भी जाइए, आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। और हर जगह पे ये सारी चीजें हैं। आए दिन हमें मीडिया को भी बिकाऊ कहा जाता है, सोशल मीडिया पे आम लोगों के द्वारा भी कह दिया जाता है कि मीडिया जो आज हमारे देश में काम कर रही है वो कुछ बिक गई है। कुछ वो मीडिया इस कदर काम करती है कि एक नेता और एक सत्ता पक्ष के लोगों को ही दिखाती है, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाती है। इन सब चीजों के द्वारा ही वो सभी इन सब चीजों को कर पाते हैं, और उनका इन सब चीजों से मन बढ़ पाता, और इन सब चीजों के द्वारा ही वो भ्रष्टाचार को और बढ़ाते जाते। ठीक है सुमित, आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए। मीडिया हो गया, एजुकेशन हो गया, इवन आपने मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारे ये लूप होल्स बताए। तो राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कितना सहमत करते हैं सुमित की बातों से? देखिए, हम सुमित जी के बातों से पूरी तरह सहमत है। मैं भी इस चीजों को मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर देश में इतने सारे भ्रष्टाचार या फिर बाकी सारी चीजें, करप्शन या कि ये सारी चीजें अगर हो रहा है, तो हम ये पूरी ये नहीं कह सकते हैं कि इसके पीछे पूरा का पूरा देश के राजनेता ही जिम्मेदार है, या फिर जितने भी पुलिसकर्मी आदि जो भी हमारे देश के लोग हैं, वो मतलब राजनेता या फिर बाकी के सारी चीजें मतलब लोग जिम्मेदार है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं आम जनता और बाकी के मतलब जो भी लोग हैं सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना किसी की सहमति किसी भी तरह का कोई करप्शन करने को मतलब अंजाम दे पाना मतलब काफी डिफिकल्ट है। तो अगर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रहा है तो इसके पीछे मैं भी मानता हूँ कि जो आम जनता है ये भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम ऐसे बात करें तो जो मतलब यहाँ का जो लोकेलिटी और लोगों का मानसिकता ऐसा है कि लोग जैसे अगर रोड से जा रहे हैं तो
अगर आगे टोल प्लाजा है तो वो टैक्स बचाने के चक्कर में, जो रोड टैक्स होता है उसको बचाने के चक्कर में वो साइड वाला रास्ता से आगे निकल जाते हैं। अगर बाइक से जा रहे हैं, सामने पुलिस है, अगर उसको पकड़ रहा है तो चालान कटवाने की जगह पे वो 100-200 रुपया पुलिस को ऐसे ही देके और वो निकल जाते हैं। अगर हम ट्रेन से सफर कर रहे हैं, अगर सीट हमें मतलब हमारा सीट अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो टीटी को 500-1000 रुपया देके और मतलब किसी और का भी सीट इस तरह से मतलब ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग मतलब आम जनता खुद ही कर रहा है। और उसके बाद अगर पूरा का पूरा मतलब गवर्नमेंट को या फिर सिस्टम को दोषी ठहरा रहा है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार के पीछे पूरा सिस्टम का मतलब ऐसा जवाबदेही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर जनता का भी हाथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी के पीछे जो मूल कारण है वो आम लोगों के अंदर जो दरिद्रता और अशिक्षा, ये दोनों मतलब मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर ये दोनों में डेवलपमेंट किया जाए, लोगों के अंदर से दरिद्रता और जो शिक्षा की कमी है, जो लोग अशिक्षित है, अगर इसमें डेवलपमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं जो करप्शन और ये बाकी की सारी चीजें हैं, भ्रष्टाचार, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा सकता है। तो इस पे काम करना चाहिए। चलिए रैपिड फायर शुरू करते हैं। आप दोनों अपना अपना पॉइंट रखेंगे और आप दोनों को उसी समय एक दूसरे को बीच में काटते हुए अपना पॉइंट रखना है, ठीक है? समित, पहले आप बोलिए। चलिए। जी मैम, तो जिस प्रकार से राहुल जी ने बताया अभी कि बहुत सारे लोग हैं कि मेरे बातों से वो सहमत हैं कि मैंने जो जो बातें कही, तो इसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो चीजें बातें उठाई, जैसे टिकट की बात बोले, टोल प्लाजा की बात बोली, ये सब तो हमें आए दिन हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और हमने जिस तरीके से मैंने जो बातें बताई वो सब सारी चीजें अभी के जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हो पाता है, तो मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूंगा मैम कि ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे देश के जो नेता है वो थोड़े अशिक्षित ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको उनके पास डिग्रियों की कोई चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर बहुत आपको मिल जाएगी। हर तरीके की चीजें में आपको उनके ऊपर एफआईआर आपको मिलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और इसमें भी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बीटेक करके फिर बड़ी बड़ी मतलब कोर्स करके वो सिर्फ नौकरियों के पीछे लगे हुए रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि देश को हम भी संभाल सकते हैं। वो लोगों को संभालने के बजाय और देश को मतलब नेता के प्रतिपक्ष में आने के बजाय वो नौकरियों को ज्यादा महत्वपूर्णता दे रहा है, जिस कारण से हमारा देश उन गलत हाथों में जा रहा है जो कि अपन मन मर्जी के हिसाब से चला रहे हैं। और वो लोग उन लोगों को अपने साथ में रखते हैं। देखिए बात ये है कि यहाँ के जो राजनेता है वो आम लोगों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देता है। वो हमेशा इस बात पे फोकस करता है कि मतलब उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं उससे ज्यादा शिक्षित या फिर उससे ज्यादा फेमस लोग कहीं उसके मतलब विपक्ष में न खड़ा हो जाए। हमेशा इस बात का उसको डर सताया रहता है। तो आम लोगों के लिए पॉलिटिक्स में जाना, राहुल जी जो आप बात बोल रहे हैं कि वो हमें आगे नहीं आने देंगे, अगर हम आज आगे आ रहे हैं तो ये हमारी गलती है कि हम आज आगे आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों की गलती है कि हम आगे आ रहे हैं। हमने उन्हें मौका दे करके छोड़ दिया। पिछले अगर वो लोग आगे आए हैं और अगली बार जो लोग आएंगे अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो जाहिर सा बात है। आप जो ये कह रहे हैं कि वो हमें रोक ले रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि हमें वो रोक ले रहे हैं, वो हमें किस प्रकार से रोक ले रहे हैं आप सब बताइएगा। इस बात को हम भी मानते हैं कि राजनीतिक पद जो है वो योग्यता पे आधारित है। अब राजवंश या फिर वंशावली इस तरह की चीजें अब नहीं चल रहा है। मैं भी इस चीजों को मान रहा हूँ कि जो राजनीति का जो भी पद है वो योग्यता पे आधारित है, लेकिन योग्य लोगों को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। जो योग्य लोग हैं उनको बीच में, कारण आप बताइए क्यों नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं नेता हमें रोक रहे हैं, नेता तो हमें नहीं रोक पाएंगे। मैं भी नॉमिनेशन करके मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। बिल्कुल आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो चुनावी माहौल जो रहता है, जो चुनावी मुद्दे रहता है, मतलब आम लोग जो अपने नेता का चुनाव करते हैं वो किसी और ही उद्देश्य से करते हैं। मतलब उनका मोटिव ही चेंज हो जाता है। वो इस चीज को लेके नेता का चुनाव ही नहीं करते हैं कि उनको शिक्षा चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको अपने जो राज्य है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डेवलपमेंट चाहिए, ऐसा कुछ वो सोचते ही नहीं है। वो जातिवाद और बाकी सारी चीजों को मुद्दे बना के और वोट करते हैं और अपना जो नेता है वो बनाते हैं। तो इस तरह का जब मानसिकता बना रहेगा तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब चलेगा? और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो मतलब निम्न वर्गीय लोग हैं उनके पास पूंजी का भी बहुत ज्यादा अभाव रहता है। तो और जो चुनावी माहौल रहता है, जो जिस टाइम चुनाव होता है
तो उसमें कहीं न कहीं पूँजी भी बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि हम लोग जा नहीं पा रहा। आप जो बातें कहना चाह रहे हैं कि जनता जानबूझ करके उन लोगों को आगे ले आती है, या उनको मतलब कि शिक्षा का अभाव बोलिए, चाहे आप समझ की कमी बोलिए, उन उन सभी का फायदा उठा करके वो नेता अपने पूंजी पे लालच दे करके या फिर खर्च करके उनसे वोट ज्यादा ले आते हैं और वो जीत जाते हैं। तो आपको भी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शिक्षा की कमी है, तो ये शिक्षा की बिल्कुल, कमी पूर्ति भी वो वही सरकार के ऊपर हमने छोड़ रखा है कि वही स्कूल बनाएगी, वही करेगी, वही हमें सिखाएगी और वही हमें अपने विरुद्ध भी खड़ा कर देगी। ऐसा कभी हो सकता है? तो वो लोग पुराने मेंटेलिटी से चल रहे हैं कि हमें इसी तरीके से चलाना है, लेकिन अब इस सोच को हमें बदलना होगा कि हमें किस तरीके चलना है। अब हमें ये इस चीज का जिम्मेदारी को अपने सिर पे लेना होगा, क्योंकि देखिए कोई भी जब बदलाव होती है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीजें लेती है। जैसे अगर हम युवा इस चीज को बदलना चाहेंगे और अगर हम आगे आकर के इस चीज की जिम्मेदारी भी ना उठाएं तो कैसे होगा? दिक्कतें आती बिल्कुल, हैं। मैं इस चीज़ को बहुत नहीं, सारे नहीं, बिल्कुल, जो लोग उठे हैं उनको दबाया भी गया है, जान से भी मारा गया है। ऐसी बात ही नहीं है कि ऐसे ऐसे काम नहीं हुए, हमारे देश में हुआ। लेकिन अगर हम इन सब चीजों से डर जाए और उनके मनोपोली को हम बढ़ावा देते रह जाए, चुपी रह जाए, तो कैसे होगा? इन सब चीजों पे बात नहीं, हुई। और आप जो बातें जिस प्रकार से बताए कि नेता लोग भ्रष्ट हैं और वो लोग इसी मानसिकता से चल रहे हैं और लोग यहाँ के वही चीज चाह रहे हैं, तो ये आपके भी घर पे भी बातें उठती है कि आप भी वहीं पे शामिल है, आपके द्वारा भी वहां पे अलग अगल बगल से आप करवा सकते थे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उस एरिया में इन सब चीजों पे बदलाव नहीं कर पाए। अभी जो बिहार चुनाव अभी जो पास ही है, आपको किस हिसाब से लगता है कि वहां पे फिर वो नेता नहीं जीतेंगे जो कि पहले से जातिवाद के नाम पर या फिर भ्रष्टाचार के ऊपर दबे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई और बहुत सारे एफआईआर हुए पड़े हैं, क्या वो दोबारा खड़े नहीं होंगे? वो दोबारा जीतेंगे नहीं? देखिए, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। अभी अगर मैं करंटली बिहार का ही बात करूँ तो बिहार भारत के गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ का जो 12 करोड़ पॉपुलेशन है, वो हमेशा लगभग भुखमरी के कगार पे रहता है। वर्ल्ड बैंक ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें 56% से भी ज़्यादा लोग बीपीएल के नीचे हैं। हालाँकि भारत सरकार मानता है कि यहाँ के यानी कि बिहार के 42% लोग ही मतलब बीपीएल से नीचे हैं। तो इसके पीछे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ सब जानने के बाद भी यहाँ के लोग चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इसके पीछे सबको ऐसा लगता है कि मतलब तो क्या लोगों को रहने की ऐसी आदत हो गई है कि जैसा चल रहा है चलने दो, कोई परिवर्तन नहीं करना है? जी मैम, तो मैं बिल्कुल यही ये बात मैं कहना चाह रहा था कि अगर मान के चलिए 100 लोग हैं और ये लोकतंत्र की ताकत है कि अगर जिसमें बहुमत ज्यादा होगी उसकी सरकार बनेगी, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये चीज एकदम जरूरी है, इसके बगैर हम किसी भी देश को चला नहीं सकते हैं अच्छे से, उन सभी लोगों को सही हक नहीं मिल सकता। लेकिन इसका जो गलत उपयोग किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अशिक्षित होने के कारण और सही संसाधनों और सही चीजों को ना जानने के कारण ही हो पा रहा है। क्योंकि हमें साफ साफ देखिए ना, जो नेता है यहाँ से क्या करते हैं, वो सारी चीजों का संसाधनों का लूट करके या जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला करके वो अपने घरों को बनाते हैं या फिर यहाँ से जाकर के दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं। हर तरीके की चीजों से इस देश को बेच दिया जाता है इस तरीके से करके। तो इसमें दिक्कत क्या जानते हैं? 100 लोग जो हैं, मान के चलिए एक देश में 100 लोग हैं, वहां पे लोकतंत्र है, चुनाव हुआ और वहां पे मानसिकता इस कदर लोग जता रहे हैं कि भाई बहुत दिक्कत है, ये है वो है। लेकिन जब नेता का जब वोट होता है तो वो जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है सामने जो कहता है कि मैं इन सब चीजों को बदलूंगा, वो सही डाटा भी लोगों को प्रोवाइड करता है, लेकिन वो सही से प्रचार नहीं कर पाता है, लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। और जो कुछ ज्यादा मतलब कि होता है कि किसके पास ताकत है कि हम उन सब चीजों को कर पाए और सही से इस देश को चला पाए, तो उन्हें बाहर की ताकतों के द्वारा या फिर मिल करके 2-4 पार्टियों गठबंधन करके लोग उसको दबाते हैं। ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जो 100 लोग जो उस देश के हैं, उन्हें इन सब चीजों से अलग होना पड़ेगा। जो 90 लोग हैं जो नेता नहीं बन रहे, उन 10 लोगों में से 10 पार्टियों में से उन्हें चुनना होगा कि कौन हमें सब चीजें सही से कर पा रहे हैं नहीं। और अगर ये चीजें ना भी हुई, मान के चलिए अगर उस वक्त हम हार गए, ठीक है, हमारी जो बातें थी हम खत्म हो गए, आए 500 रुपए या फिर शराब के कारण हो गया या कोई ऐसी योजना, चाहे मैया सम्मान योजना हो या मैया लाडली दीदी योजना हो या कोई भी योजना हो जिस कारण से लालच में आकर के कि अगर भाई मुझे जिताया तो मैं ये सब योजना तुझे दिला दूंगा, या फिर कोई भी जो ठेकेदार होते हैं या इस सब चीजों की मैं कराऊंगा। तो
जिस प्रकार से उन्हें समझा करके लोगों को चयनित किया गया, इसमें से 10 से 20% लोग होते हैं जो उनसे मिल जाते हैं। 60 से 70% लोग इस भ्रष्टाचार का मतलब शोषण होता है। उन लोगों को जब ये चीजें मिल करके, जैसे मैं हूँ और भी लोग हैं, और उन लोग बहुमत बना लिया कि मुझे तो उन्हें जिताना है तो मुझे फायदा ज्यादा होगा, मैं भ्रष्टाचार में शामिल रहूंगा, मेरा शोषण नहीं होगा, मैं लोगों का शोषण कर पाऊंगा, मैं यहाँ के खनिज पदार्थों का शोषण कर पाऊंगा, मैं यहाँ के हर तरीके चीजें का शोषण कर पाऊंगा। इस कारण से मैंने नेता को सपोर्ट किया, और अपने जो आस पड़ोस के लोग थे या मेरे भी जो सर्कल में लोग थे, मैंने दम लगा के प्रचार किया और उन्हें जिता दिया। अब बात आती है उन 60 से 70% लोगों की जिसका शोषण होता है, जिनके आंख से सामने से खनिज पदार्थों का शोषण होता है। अब वो प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते, बन के चलिए अगर डायरेक्टली लड़ना हो तो वो तरीके से लड़ेंगे, तो उनको तरीका भी नहीं दिया जाता। सरकारी स्कूल तो बहुत सारे बना दिए गए, लेकिन क्या वहाँ पे शिक्षक उतना पहुंच पाया? आज 8 क्लास तक स्कूल चलती है, मात्र 2 क्लासरूम। अब बात को समझिएगा, 8 क्लासरूम तक चलता है 2 क्लासरूम पे। आप देखिए किस प्रकार से वहां पे सही शिक्षा पहुंच सकती है। कभी ये हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इन सभी चीजों को हमें देखते हुए, हर चीज को समझते हुए अपने खुद से हमें सीखना पड़ेगा। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जैसे कि आज जो मॉडर्न जमाना है हमारा, आज के डेट में हमारे पास सीखने के लिए या पूछने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। कल क्या होता था कि एक कंप्यूटर टाइप पर कोई डॉक्टर होता था, वो आता था, हमें सिखा के चला जाता था कि भाई ये दिक्कत है, ये दवा खाना होगा, रिपोर्ट हमारी आ गई, मुझे रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता। लेकिन आज के डेट में AI एक ऐसा तरीका है जिसपे अगर आप रिपोर्ट अगर अपलोड करते हो और उनसे पूछते हो कि इसमें क्या दिक्कत है और इसका क्या क्या इलाज है, तो एक MBBS का डॉक्टर जितने अच्छी तरीके से आपको नहीं समझा सकता है, उससे बढ़िया तरीके से वो चीज आपको समझाती है, और आपको कैसे चलना उन सब चीजों को जानना पड़ता है। तो ये हर क्षेत्र में हमें इन सब चीजों को सिखाना पड़ता है। और हमें लोग जैसे कि आपने बोला मैम कि लोगों को जीने की ये आदत हो गई, बिल्कुल ये आदत हो चुकी है, लोग आगे आना ही नहीं चाहते हैं। आज मैं बोलूं तो अपने ही फील्ड में मैंने कुछ दिन पहले जिस तरीके से देखा कि लोग मतलब पानी की जो समस्या थी, जिससे बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, लोग एकजुट हुए, नगर पालिका गए, नगर पालिका जा करके वहां पर बातें भी रखी, और वहां पे हमारे वार्ड पार्षद भी गए, वीडियो वगैरह बनवाई और स्टेटस वगैरह लगा लिया, लेकिन कोई बात हुई नहीं, पानी उन तक पहुंचा नहीं। दोबारा ना ये लोग वहां पे गए, ना किसी न्यूज रिपोर्टर को इन सब चीजों के बारे में बताया, ना एप्लीकेशन का खोजबीन किया, और ना वो जो नेता थे जो इन लोगों के साथ गए थे, वो लोग भी इन सब चीजों के बारे में दोबारा कोई पहल नहीं, जिस कारण से दिक्कत हुआ। तो कहीं ना कहीं जो लोग वहां पे गए थे, वो लोग दोबारा इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें जीने की आदत हो चुकी है। अब ये चीजें उन्हें जब तक समझ में नहीं आती है कि हमारे हक का मारा जा रहा है, हम जो चीज कमा रहे खा रहे हैं, वो हर एक तरीके से, चाहे वो टैक्स लगा करके हो या मतलब गलत टैक्स लगा करके हो, अपने मन मुताबिक काम करके हो, या फिर डायरेक्टली हमसे भ्रष्टाचार के नाम पे लूट लिया जाओ, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड की अगर हम बात करें, तो इन सब चीजों को हमें देखते रहना पड़ता है। और ये तब तक नहीं बदल सकती जब तक ये सब सारी चीजें हम सेम तरीके से मिला ना पाए। हमें कहीं ना कहीं उन लोगों जो ठीक है सुमित, आपने बहुत सही कहा। राहुल, आपका इस विषय में क्या कहना है, और इस मुश्किल को, इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए आप दोनों के क्या उपाय हैं, जल्द से जल्द बताइए। देखिए, जैसे कि अभी जितने भी सुमित जी ने जितने भी बात रखा, जितने भी बात कहा, वो सभी के सभी सही कहा। और इस तरह का जो समस्या है वो झारखंड ही नहीं, इसे बिहार में भी जूझ रहा है, और इस तरह का समस्या भी बिहार में भी चल रहा है। और इससे पहले भी हम आपको बताए हैं कि इन सभी चीजों के पीछे का कारण, सबसे बड़ी कारण लोगों के अंदर जो दरिद्रता है और अशिक्षा, ये दोनों सबके पीछे का सबसे मूल कारण है। दिक्कत यहाँ ये है कि मतलब लोगों के अंदर जो है ना, ये मतलब उनको सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, लोग आसानी से यहाँ रह रहे हैं, इनको दाल चावल रोटी सब्जी इजीली से मिल रहा है, और किसी मुद्दे पे ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। अभी भारत सरकार भी वही सबको 5-5 किलो अनाज दे रहा है, सब आराम से मतलब खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं। बाकी देश में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, इन सब चीजों से लोगों को मतलब ही नहीं है। लोग इंटरप्ट करना ही नहीं चाहते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहते हैं। बस अगला पंचवर्षीय आया, चुनाव आया, फिर से वोट दिया, जिसको मन हुआ दे दिया, बात खत्म। मतलब कोई उस उद्देश्य से आना ही नहीं चाहता है कि कुछ बदलाव हो, कुछ बात हो। जैसे कि अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि देश में शिक्षित लोग नहीं है, देश में शिक्षित लोग हैं, लेकिन ऐसे शिक्षित लोग के होने का क्या फायदा जब देश में वो बदलाव ही ना करे। मैं मतलब मेरा शिक्षित होने का मेरा मतलब मूल उद्देश्य ये है कि शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि हम रट्टा मार वाला पढ़े जा रहे हैं, बस कॉपी किताब वाला ज्ञान होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मेरा मतलब शिक्षा का मूल उद्देश्य मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि लोगों के अंदर वो दिखना चाहिए।
अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है, कोई नेता या फिर कोई भी आ रहा है, तो उसको तार्किक रूप से उसके मतलब तार्किक रूप से उसको उस तराजू पे तौल के और मतलब उस हिसाब से उसे बात करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसे बात कर सके, उनसे क्वेश्चंस कर सके। और ये है मेरे हिसाब से असली शिक्षा का उद्देश्य। तो इसमें बदलाव होना चाहिए। और जैसे कि आप अभी कहे कि इन सभी चीजों को बदलने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, तो मेरा ये मानना है कि भारत में ये सभी चीजें तभी ठीक होगा जब यहाँ के लोग बदलेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ के लोग नहीं बदलेंगे, लोगों में बदलाव नहीं आएगा, उनके अंदर एक सही शिक्षा नहीं आएगा, तब तक ये सारी चीजें ऐसे ही निरंतर चलते रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ का जो आम लोग है उनमें बदलाव की जरूरत है, और जब तक ये सारी चीजें नहीं होता तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आप दोनों ने एक बात कही कि जो काफी नेता होते हैं वो अशिक्षित रहते हैं, उन्हीं के कारण भ्रष्टाचार होता है। तो सारे नेता तो अशिक्षित है नहीं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं बहुत। क्योंकि सुमित ने ही बीच में एक बार बोला कि बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छा उनमें नॉलेज रहता है। इसके बाद भी तो जहां पे ये अशिक्षित और शिक्षित नेता दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करने लगते हैं हर जमीनी स्तर पर, इस विषय में आप दोनों का क्या कहना है? देखिए ये सारे मतलब ये जरूर है कि मतलब जरूरी नहीं है कि अशिक्षित लोग ही मतलब भ्रष्ट करें। शिक्षित लोग भी भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षित नेता है उनके पास प्रॉपर नॉलेज है, उनको सब कुछ पता है, वो मतलब उस गहराई में जाके उस ढंग से वो जनता को लूट रहे हैं। और वो इस हिसाब से जो अपना राजनीतिक कैंपेन चलाते हैं कि लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि ये पिछले 10 वर्षों से या 20 वर्षों से मतलब हमको पर्सनली मतलब लूटा जा रहा है, हमारे देश को, हमारे राज्य को। उनको वो एहसास ही नहीं होने देते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि शिक्षित नेता नहीं है, शिक्षित नेता भी कई सारे शिक्षित नेता है और बहुत सारे शिक्षित नेता है। हाँ, बिहार में अभी भी कुछ नेता है जो अशिक्षित है, मानता हूँ मैं इस चीज को, लेकिन बिहार में भी मतलब अभी जैसे हमारे बिहार के सीएम है वो भी काफी सारे मतलब अच्छा खासा एजुकेटेड है। और जो भी मतलब मेरे नजर में ज्यादातर नेता अभी भी एजुकेटेड है, मैं मानता हूँ कि सब शिक्षित है, लेकिन वो लोग शिक्षित है लेकिन उनके अंदर भी दरिद्रता का भावना है, और वो भी अशिक्षित लोगों की तरह ही सब कुछ पेश आते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, वो बदलाव के लिए नहीं बात करते हैं। वो मतलब जैसे कि हम ये कह रहे थे, जैसे अभी भारत का सबसे बड़ा समस्या है गरीबी। और गरीबी आज से नहीं, जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले मतलब कई सारे विदेशी आए। मैं हर बात पर विदेश मतलब पीछे चला जाता हूँ थोड़ा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ उससे पहले हमारे देश में कई सारे विदेशी आए। उन्होंने हमारे देश को खूब सारा लूटा, मतलब जितना हो सके अपना लूट लूट के पूरा देश से, पूरा बिहार से लूट के वो ले गए। लेकिन इतना भी नहीं लूटा कि हमारे देश में सब कुछ खत्म हो गया। जो बाहरी चीज था वो लूटा, बाकी जो खनिज और बाकी सारी चीज था वो हमारे देश में अभी भी था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद से चाहे भारत सरकार हो, उन्होंने भी गरीबी दूर करने की बात कही, या फिर राज्य सरकार हो, उन्होंने भी गरीबी दूर करने की बात कही। जहां तक कि जो जिला का जो पदाधिकारी और बाकी सारे जिला का जो लोकल नेता होते हैं उन्होंने भी गरीबी दूर करने की बात कही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा हुआ तो हुआ सिर्फ मतलब अगर गरीबी दूर किसी का हुआ तो सिर्फ राजनेता का और भ्रष्ट जो कर्मचारी थे उनका हुआ, बाकी आम लोगों का गरीबी दूर अभी तक नहीं हुआ। और अगर इस तरह से चलता रहेगा तो आगे भी गरीबी दूर नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि जो सोने की चिड़िया, जो हमारा भारत था सोने की चिड़िया, उसको लूटने में भी भ्रष्टाचार एक बहुत अहम जड़ रही, ये आपका कहना है। ठीक है सुमित, आप क्या कह रहे थे? जी मैम, जिस प्रकार से राहुल जी ने बोला कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया था जिसे लूट करके बाहरी लोग लूट करके ले गए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो वो लूट करके गए इसी के बदौलत ही वो लोग विकसित हो गए। हमसे जो लूटा इसी के चीजों के द्वारा ही वो आगे नहीं बढ़ पाए। आज जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम तो तीनों एक जगह से बात कर पा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे कोई किसी भी नई जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है, बड़े बड़े रॉकेट्स हो गए, बड़े बड़े शिक्षा संस्थान जो चल रही हैं, जो चीजें वहां पे सिखाया जा रहा है वो हमारे देश में ना सिखाया जा रहा है। तो ये सब चीजें वहां के लोगों ने इस चीज को बढ़ाया। पढ़ाई का मतलब वहां पे सिर्फ सरकारी नौकरी को नहीं रखा, पढ़ाई का मतलब शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जो कि और रोजगार सर्जित कर पाए, इन सब चीजों पे भी काम किया। ऐसा नहीं है कि अगर रेलवे ने जॉब नहीं दिया तो पूरा रेलवे कोई पास हो रहा तो उसको जला दो या बस को जला दो, तो ऐसे काम वहां पे नहीं हुए। इन सब चीजों का हमें समझना होगा। और जो खनिजे यहाँ से लूट के गए सिर्फ इसके बदौलत ही वो लोग नहीं, वो राजाओं महाराजाओं का शासन था उस टाइम पे, लड़ाई झगड़े हुए, उन्होंने भी हमें लूटा, हम भी कई बार आगे जाकर के लूटे हैं। आप भी जब हमारा चीजों को समझिएगा, भले मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ कि लूटा, ये अलग बात हुई देश के प्रति, मगर
कहीं ना कहीं इससे सारी चीजें वो देश राजाओं की बातें थी, राजाओं की बात अलग हुई। और मैं शुरुआत से बात करना चाहूंगा मैम कि आपने पहला सवाल किया था कि इस देश को और भ्रष्टाचार को, इस देश में भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे इन भ्रष्ट नेताओं को हटाया जा सकता है, कैसे हम यहाँ के जो चीजें गलत हो रही हैं उनसे सुधार किया जा सकता है। तो इस पर मैं बात करूंगा। इस पर मैं बात ये कहना चाहूंगा मैम कि आए दिन तो हमारा देश आजाद हुए लगभग 75-76 साल उससे ज्यादा होने को चला है, और बहुत सारा चुनाव हमने देख लिया, बहुत सारे हमारे जो पीढ़ियां थी उन्होंने भी वोट किया। अब हम ऐसे हो चुके हैं कि हम वोट भी कर सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। चलिए, हमें इतनी समझदारी बढ़ी कि हम भी आगे आ सकते हैं और लोगों को समझदारी के साथ जोड़ करके और तार्किक रूप से हम नेता को चुन सकते हैं। ये सब चीजें हुई, लेकिन जो बात मैंने कही कि स्कूल तो बनाया गया लेकिन टीचर नहीं दिया गया, ये सब चीजें कब रुकेंगी, जब जानते हैं मैम, क्योंकि नेताओं ऐसे मानसिकता के हैं हमारे पास कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरा बगल वाला ना बढ़े। तो जब तक ये सोच रहेगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर एक घर को अगर बढ़ना है तो दो भाइयों को लड़ने के बजाय दोनों भाइयों को मिलकर के आगे चलना होगा। इन सब चीजों को सोचा में लानी होगी। तो ये होगी कब, जब हम नेताओं पे शिकंजा करने जान जाएंगे। नेताओं पे हम कैसे शिकंजा कर सकते हैं, सो समझिए। नेताओं पे हम शिकंजा इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर सरकारी स्कूल हमारे देश में चल रही है तो भाई अगर आप नेता बन रहे हो, ये थोड़ी सी अलग टाइप की मेरी टोन होगी या मैं अलग तरीके से बात बताऊंगा जो मेरे स्तर से लगता है कि अगर आपके बच्चे भी अगर इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको नेता रहने का अधिकार नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, अगर आप उस स्वास्थ्य केंद्र पर जाके इलाज नहीं करवा रहे हो तो आपको नेता बनने का अधिकार नहीं। इन सब चीजों पे हमें चीजों को समझना होगा, क्योंकि वो लोग अगर आते हैं और उनकी सारी चीजें पूरी हो रही है और वो समझ रहा है कि मेरा बच्चा तो आगे हो रहा है, मुझे तो सब सारी चीजें, क्योंकि जो मधु कोड़ा था, मैं अपने राज्य की बात करता हूँ, मधु कोड़ा जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और वो एक समय पर इस कदर उठे थे, वो क्या थे कि सबसे अलग थे, किसी मतलब की 30 पार्टी से सेकंड जुड़ में खत्म करिए, 30 सेकंड में खत्म करिए जल्दी। ओके मैम, तो ये सब जो चीजें थी मैम, मैंने क्लियर बताया कि किस प्रकार से हम नेताओं पे शिकंजा कस करके और लोगों को आगे आने के बातें कहें, और ये सभी नियम अगर हम लोगों को जोड़ करके बना पाए तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है मैम, और सही चीजें हम सीख सकते हैं। जी मैम। आप देख रहे थे प्रधान संवाद, एक नया शो जो प्रधान मंच लेकर आया है। आपने देखा कि सुमित और राहुल जैसे हमारे डिबेटर्स ने अपने अपने पक्ष रखे। आशा करते हैं इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आप अपने स्तर पर क्या बदलाव कर सकते हैं और भ्रष्टाचार जैसे मुश्किल को हम अपने जिंदगी से हटा सकते हैं हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को और प्रतिभागियों को प्रधान संवाद से जुड़ने के लिए। मिलेंगे आपसे दूसरे प्रधान संवाद के शो में, तब तक जुड़े रहिए प्रधान मंच से। नमस्कार। नमस्कार।